जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में चक्षु प्रकाशन के इस नए बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, इनमें संज्ञा शब्द कौन सा है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आप सभी फटाफट से लाइव चैट में आंसर बताएंगे। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा शब्द है जो संज्ञा शब्द है? तो पहले प्रश्न का आंसर जो बच्चे ए ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। माधुर्य शब्द जो है ये एक संज्ञा है। अब कौन सी संज्ञा है? तो याद रखिएगा, ये भाववाचक संज्ञा है। दूसरा प्रश्न है, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग है नीला दिखाई पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? और देखिए, ये प्रश्न बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो ये बच्चे शीत युद्ध को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। शीत युद्ध में क्या होता है? युद्ध नहीं होता है, लेकिन उसमें युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए, इसको ध्यान रखें। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वह होता है जिसका भंडारण असीमित होता है और जिसका उपयोग हम लोग अनिश्चित काल के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए की बात करें, कोयला की, तो देखिए इसका भंडारण जो है सीमित मात्रा में है। इसका उपयोग हम लोग अनिश्चित काल के लिए नहीं कर सकते हैं। पेट्रोल का भी भंडारण सीमित मात्रा में है, डीजल का भी, लेकिन पवन यानी कि वायु जो है इसका भंडारण असीमित मात्रा में है और इसका उपयोग हम लोग अनिश्चित काल के लिए कर सकते हैं। तो जिसका उपयोग हम लोग अनिश्चित काल के लिए कर सकते हैं तो वो होता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और जिसका भंडारण सीमित मात्रा में होता है जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, इसको बोलेंगे परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दूध तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो पांचवें प्रश्न का आंसर क्या होगा? पाश्चुरीकरण। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, 12 होती है। अब देखिए यहाँ पे राज्यसभा है, तो चलिए इससे संबंधित 2 से 3 प्रश्न बता देते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, राज्यसभा जो है ये एक अस्थाई सदन है और ये कभी भी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा 30 वर्ष है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए, फटाफट से आंसर कीजिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो बिल्कुल सही आंसर किए हैं, राजस्थान। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। कब लागू हुआ था? तो
तो डेट भी पूछा जाता है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से प्रारंभ हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत में झूम खेती के लिए सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र जो है ये है पूर्वोत्तर क्षेत्र। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वह कौन सा शहर है? और दोस्तों, सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? हमने आपको बहुत बार बताया है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को, और साइलेंट वैली केरल राज्य को कहा जाता है। ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि किस राज्य को साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है? केरल को। फूलों की घाटी पूछे, उत्तराखंड को। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो बहुत बच्चे फॉर्मिक अम्ल को दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल। सिक्किम यानी कि भारत एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। और देखिए, आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। तो भारत एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो याद कर लीजिए, ये है नाथुला दर्रा। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? इस प्रश्न को हमने प्रैक्टिस सेट में बहुत बार किया है। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? तो ठोस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे लास्ट गैस में। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है ठोस में। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। चलिए 13 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो देखिए, ये पाया जाता है महाधमनी एवं बाएं निलय में। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है। चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, तो जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोग फटाफट से सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है किस टैक्स से? तो याद रखिएगा, गृह कर से। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? और देखिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? तो 15 का आंसर क्या होगा? टेफलॉन। टेफलॉन जो है ये प्लास्टिक बहुलक नहीं है। अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। और अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर पूछा जाता है एग्जाम में। तो याद रखिएगा, गुरु शिखर जो है ये अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या होगा? राजस्थान। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था। चलिए 17 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। देखिए दोस्तों, चिपको आंदोलन जो है ये एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था।
और ये भारत के उत्तराखंड राज्य में आरंभ हुआ था। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। पश्चिम बंगाल से संबंधित एक प्रश्न हमेशा एग्जाम में बनता है, जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य पूछे तो ये पश्चिम बंगाल है। गन्ना उत्पादन में पूछे तो उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? चलिए 18 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग जो है ये है हैजा। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो 19वें प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे देवास को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, देवास में स्थित है, ध्यान रखना है। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? सबसे पहले ध्यान रखिए, गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। और गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो दशम ग्रंथ में। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी है तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं उसके ध्रुव के बीच की दूरी क्या है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। 10th क्लास का प्रश्न है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब भी वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी बनता है वक्रता केंद्र पर ही, और प्रतिबिंब का जो आकार होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है और उल्टा होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा 2f के बराबर। अब देखिए 2f बोले या हम r बोले, देखिए r को क्या बोला जाता है? वक्रता त्रिज्या, और f को क्या बोला जाता है? छोटी f को तो फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2f के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 2f के बराबर। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? चलिए 22 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, इसको ध्यान रखें। तो देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो थॉमस जेफरसन ने। ये कौन थे? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के 3रे राष्ट्रपति थे और इन्होंने ही स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? चलिए 23 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है लैरिंक्स। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी में बोला जाता है इसको स्वर ग्रंथि, और इंग्लिश नाम है इसका, अंग्रेजी नाम है लैरिंक्स। प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह कौन सा था? चलिए 24 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रथम मनुष्य द्वारा निर्मित उपग्रह कौन था? तो याद रखिएगा ये है स्पुतनिक प्रथम। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। स्पुतनिक प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह था और यह रूस के द्वारा छोड़ा गया था। आर्यभट्ट की बात करें तो ये भारत का पहला उपग्रह था और इसे 1975 में छोड़ा गया था। भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से सुनिए, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जो है
ये है कौन सा, ऑस्टिन गॉडविन। लेकिन ध्यान से सुनिए, लेकिन अब यह जो है पाक अधिकृत यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। इसके बाद जो है ऑस्टिन गॉडविन के बाद सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा कंचनजंगा हो जाएगा, ना कि ऑस्टिन गॉडविन। अगर कंचनजंगा ऑप्शन में ना रहे तो आप लोग दे सकते हैं ऑस्टिन गॉडविन को। तो फिलहाल यहाँ पे जो आंसर होगा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है। और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछें, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% मिलेगा। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों, इस बुक के एक भी प्रैक्टिस सेट को आपको मिस नहीं करना है। डेली क्लास को अटेंड कीजिए। और देखिए, इसके साथ साथ आपको रात 8:30 बजे की क्लास को भी अटेंड करना है। तो 27 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल पिजन पी। देखिए दोस्तों, तिल हो गया, अलसी हो गया, सूर्यमुखी हो गया, इन सभी के बीज से तेल निकाला जाता है, लेकिन पिजन पी के बीज से तेल नहीं निकलता है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, पिजन पी। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है। तो 28 का आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, केरल राज्य में स्थित है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और ये मंदिर जो है भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अधातु तत्व है जिसमें धात्विक चमक होती है। तो याद कर लीजिए, ये है आयोडीन। देखिए, आयोडीन जो है एक रासायनिक तत्व है और यह एक क्या है, अधातु है, लेकिन इसमें क्या होती है, धात्विक चमक होती है। और आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो घेगा रोग होता है, ये पूछा जाता है। गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह कौन सी गैस है। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा, तो जो ही बच्चे सी को दे रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है मीथेन हो जाएगा। देखिए, मीथेन गैस जो है खुले वातावरण में नहीं पाया जाता है। ये गैस मुख्यतः कोयला खदान हो गया, दलदली स्थानों पर ही पाया जाता है, जिसकी वजह से यह मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं कर पाता है। जबकि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प हो गया, ये खुले वातावरण में पाया जाता है, जो मौसम को परिवर्तन करने में सक्षम है। तो और मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। सूत्र होता है CH4। तारक रश्मियाँ निकलती है। तो तारक रश्मियाँ किससे निकलती है, आंसर कीजिए। तो ये निकलती है तारक काय से। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। चलिए आंसर कीजिए, उपसर्गों के बारे में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सत्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, बी ऑप्शन में क्या है, शब्द के अंत में जुड़ते हैं, जबकि उपसर्ग जो है शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, ना कि अंत में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, ये सत्य नहीं है। अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है। देखिए, 33 नंबर जो है इसका ऑप्शन गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, अधात्विक खनिज, जबकि निकिल, टिन, मैग्नीज, कोबाल्ट ये सभी धात्विक खनिज है, अधात्विक नहीं है। तो यहाँ पे एक भी ऑप्शन सही नहीं है। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से, सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है।
तो हमने आपको बहुत बार बताया है कि सूर्य जो है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे ए को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? चलिए 36 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। देखिए ल्यूकोप्लास्ट जो है पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहां प्रकाश नहीं पहुंचता है, जैसे कि जड़ में प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या बोलेंगे? ल्यूकोप्लास्ट। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? सबसे पहले ध्यान रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? तो ये है बारदोली आंदोलन, जो कि 1928 में हुआ था। तो डेट को भी याद रखना है। मोपला विद्रोह आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होता है? तो देखिए जब किसी पिंड की गति दोगुनी करेंगे मात्रा को स्थिर रखते हुए तो उसका संवेग भी दोगुना हो जाता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चलिए 39 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो कौन थे? बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्हें 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्होंने ही भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन लिखा था, ध्यान रखना है। आखिरी प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो आप सभी जानते हैं ये है मीथेन। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें।